सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप एंड वेलकम टू अभ्यास सीरीज। स्टूडेंट्स, आज की कंप्यूटर क्लास में हम कवर करेंगे टॉपिक ऑफ मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट अच्छी बात ये है कि इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको इसमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये ऐसा टॉपिक है पर्टिकुलरली जिसको आप थ्रू एमसीक्यू की हेल्प से भी कर लेते हो। आज की क्लास में इस टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं हम उनको थ्रू 10 एमसीक्यूज कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। So the very first question that we are going to cover is which of the following is the fastest type of memory in a computer system? अब आपको पता होगा कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरीज भी है। ओके, हमारे पास डिफरेंट टाइप की मेमोरी होती है। इनमें से हर किसी के कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होते हैं। अब जितने भी टाइप की मेमोरी होते हैं इनको हम एक हायरार्की में सेट करते हैं। ओके, कि फर्स्ट में कौन आएगी, सेकंड में कौन आएगी, थर्ड में कौन आएगी, इस तरह से। एंड हायरार्की हमारी किन चीज़ों पे बेस्ड होती है? इनकी स्पीड, दैट मीन्स जो हमारी टाइप ऑफ मेमोरी है वो कितनी फास्ट है, इसको एक्सेस हम कितनी तेजी से कर सकते हैं, या फिर उस मेमोरी की कैपेसिटी कितनी है। ओके, तो इन दोनों चीज़ों पे हम हायरार्की को सेट करते हैं। नाउ इन गिवन क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछा गया है कि फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी गिवन मेमोरीज में से कौन सी है। ऑप्शन आपके पास है कैश, रैम, हार्ड डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क। ओके, अगर आपने आंसर किया है ऑप्शन ए, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आपको नहीं पता है ये चीज और आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो अब हम वो कवर करेंगे। देखो, मेमोरी हायरार्की अगेन डिवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज या डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी को हम एक सेट अकॉर्डिंग टू देयर स्पीड एंड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी एक हायरार्की में सेट कर देते हैं। ओके, डिफरेंट टाइप की मेमोरीज को। अब इसमें से जो हमारे टॉप पे आती है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज बेसिकली द सीपीयू रजिस्टर। यहाँ पे क्या होता है, देखो ये जो सीपीयू रजिस्टर हमारे पास होते हैं, ये जो हमारी मेमोरी यूनिट होती है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, उसका पार्ट नहीं है। रादर ये किसका पार्ट है? ये सीपीयू का या प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट है। वाई? क्योंकि देखो सीपीयू जो आपके रजिस्टर होते हैं, सॉरी, ये बहुत ही छोटी कैपेसिटी के होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सीपीयू को हेल्प करते हैं उन चीजों को करने में जिस पे सीपीयू अभी काम कर रहा है। तो सीपीयू अभी जिस चीज पे काम करेगा उस चीज पे ये जो सीपीयू रजिस्टर है ये काम करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनकी कैपेसिटी क्या होती है? बहुत कम होती है। स्पीड क्या होती है? बहुत फास्ट। क्यों? क्योंकि सीपीयू अगर आपका स्लो होगा तो कंप्यूटर आपका बहुत ही स्लो रन करेगा, उसकी प्रोसेसिंग स्लो होगा, स्टोरेज के लिए चीज़ें भेजना स्लो होगा, इनपुट आउटपुट आप कनेक्ट करोगे लेकिन उनको कनेक्ट करने में टाइम बहुत लगेगा। तो सीपीयू को क्या चाहिए कि मेरे साथ फास्टेस्ट मेमोरी हो, और वो काम करते हैं आपके रजिस्टर। ओके, दैट इज वाई ये फास्टेस्ट टाइप की मेमोरी है, हाउएवर स्मॉलेस्ट है कैपेसिटी में। ऑल राइट, देन इसके बाद जो आपकी मेमोरी यूनिट आती है, क्योंकि ये तो आपका सीपीयू का पार्ट है रजिस्टर, तो जो आपकी मेमोरी यूनिट आती है उसमें दो ही इंपॉर्टेंट मेमोरी है। फर्स्ट इज प्राइमरी, द सेकेंड वन इज सेकेंडरी। ओके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो प्राइमरी यूनिट आपकी है वो फर्दर डिवाइडेड है इनटू रैम एंड रोम। एंड उसी रैम में से एक तरह की रैम होती है एस रैम, जो आपकी बनाती है कैश मेमोरी। अब अगर ये रैम का पार्ट है तो हम इसको अलग क्यों रखते हैं? क्योंकि इसका काम बहुत अलग है। जो आपका एस रैम बाकी काम कर रहा है ये वो काम नहीं करते, ये रादर क्या करते हैं, ये शॉर्टकट्स बना देते हैं। सीपीयू जिस फाइल को बार बार प्रोसेस कर रहा है उसके लिए शॉर्टकट बना देंगे। ठीक है, तो इनका काम बहुत ही डिफरेंट है, इसलिए इनको रखा भी बहुत ही अलग गया है। हावेवर ये पार्ट किसका होते हैं? रैम का होते हैं। ओके, तो सीपीयू के बाद जो फास्टेस्ट आते हैं, क्योंकि शॉर्टकट का मतलब सीपीयू उसको बार बार एक्सेस इजीली कर पाए, जल्दी कर पाए, तो उसमें आपके हेल्प करते हैं एस रैम। तो ये क्या करते हैं? शॉर्टकट बना के रख देते हैं। और इनकी जो स्पीड होती है, एक्सेस करने की स्पीड या प्रोसेस करने की स्पीड, वो क्या होती है? नेक्स्ट टू रजिस्टर है। ओके, सेकंड फास्टेस्ट है। हावेवर इनकी कैपेसिटी थोड़ी सी बेटर होती है कंपेयर टू रजिस्टर, तो ये रजिस्टर से थोड़े से बेटर होते हैं। ओके, द नेक्स्ट वी हैव इज मेन मेमोरी। मेन मेमोरी इज द प्राइमरी मेमोरी, इसके अंदर आपके रैम रोम आते हैं। ओके, रैम फर्दर डिवाइडेड है इनटू एस रैम, डी रैम, एस डी रैम, इसके बारे में हम कवर करेंगे। फिर रोम आपका डिवाइडेड है इन 4 टाइप्स। तो ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है, ये क्या होती है? थर्ड फास्टेस्ट है आपकी। ठीक है, आफ्टर द रजिस्टर एंड द कैश मेमोरी। उसके बाद आपकी आ जाती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, ये जो ऑप्टिकल डिस्क है, स्टोरेज डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है, ये सबके आपके सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। इनकी कैपेसिटी जो होती है सबसे ज़्यादा होती है, बट इनको एक्सेस करने की स्पीड या फिर इनके प्रोसेस करने की स्पीड क्या होती है? स्लोएस्ट होती है। ठीक है, इसलिए क्या होता है? इकोनॉमिकल मेमोरी है। हमारे पास जितनी भी चीज़ें हम स्टोर करके रखते हैं वो प्राइमरी में नहीं करते हैं, वो सेकेंडरी में करते हैं, क्योंकि इट्स अ टाइप ऑफ परमानेंट मेमोरी।
ओके जब तक आप खुद से डिलीट नहीं करोगे तब तक क्या रहेगा, वो सेव्ड रहेगा. ऑलराइट. Now, the second question is, which of the following memory is directly accessible by CPU? CPU कौन से तरह की मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है? अब इस चीज को आंसर करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए. ओके तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है वो है हार्ड डिस्क, ALU, रैम एंड ऑप्टिकल डिस्क. आपको ये पता होना चाहिए जब हम डिफरेंशिएट करते हैं इनटू सेकेंडरी मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी, सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है वो इसी पॉइंट का आता है. जो आपका सीपीयू है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है. सेकेंडरी मेमोरी से अगर उसको कोई चीज चाहिए, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी. अब अगर उसे यहाँ से कोई चीज चाहिए तो पहले उसका ट्रांसफर किया जाएगा प्राइमरी मेमोरी में और फिर उसके बाद उसको सीपीयू हमारा एक्सेस कर पाएगा. Okay, so this is the one important characteristics or difference between primary memory and the secondary memory. अब अगर आपको नहीं पता कि different type की primary memory क्या है तो भी आप इसको आंसर नहीं कर पाओगे क्योंकि प्राइमरी मेमोरी ऑप्शन नहीं है. बट रैम विच इज ऑप्शन सी इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी, दैट विल बी द करेक्ट आंसर. अब इस क्वेश्चन को आपने इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने के लिए आपको डिफरेंट टाइप की मेमोरीज और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए. अब एक एक को हम जो डिस्कस करेंगे वो ब्रॉडली हम आने वाले क्वेश्चंस में करेंगे. हाउएवर रजिस्टर मेमोरी, इसके बारे में आपने याद रखना है, फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी है. इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मेमोरी एंड इट इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी. ये किसका पार्ट होते हैं, सीपीयू का पार्ट होते हैं. ओके नेक्स्ट वी हैव इज अ कैश मेमोरी विच इज, ये जो आपकी कैश मेमोरी यहाँ आप देख पा रहे हो दैट इज द पार्ट ऑफ एस रैम. ये एक तरह की एस रैम है डिवाइडेड इनटू L1, L2, L3, इस तरह से इसका डिवीजन भी हो रखा है. ये क्या करती है बेसिकली, शॉर्टकट्स जितने भी होते हैं, जिस डेटा को बार बार सीपीयू एक्सेस कर रहा है उसके लिए शॉर्टकट बना के अपने पास स्टोर कर देते हैं. तो सीपीयू बार बार उस पाथवे में जाने की बजाय शॉर्टकट्स लेना शुरू करेगा. ओके देन हमारी आती है प्राइमरी मेमोरी. ओके विच इज द मेन मेमोरी, ये मेमोरी यूनिट का भी पार्ट है. तो ये डिवाइडेड है टू में, रैम एंड रोम. अब रैम फर्दर तीन टाइप की है, डी रैम, एस डी रैम और एस रैम. एस रैम बेसिकली कैश है. देन हमारे पास आती है रोम विच इज एम्प्रोम, पी रोम, ई प्रोम और ई प्रोम. ओके देन सेकेंडरी मेमोरी, इसको ब्रॉडली वैसे आप इसमें ना बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हो. हाउएवर बेस्ड ऑन कि स्टोरेज के लिए वो किस तरह के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, हमने इसको डिवाइड किया हुआ है तीन पार्ट में, मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल एंड द सॉलिड स्टेट. ओके मैग्नेटिक मींस इसमें मैग्नेटिक कंपोनेंट यूज होता है टू स्टोर थिंग्स. देन ऑप्टिकल मींस इसमें हम लाइट की वेवलेंथ का यूज करते हैं. देन वी हैव द सॉलिड स्टेट, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है. ओके लास्टली वी हैव द क्लाउड मेमोरी विच इज ये क्या होती है, सर्वर इसका कहीं और पे है, इट्स अ टाइप ऑफ वर्चुअल मेमोरी. ओके इसको इसमें बेसिकली क्या होता है, रिमोट सर्वर्स होते हैं, कहीं और पे फिजिकली डेटा स्टोर हो रहा होता है एंड आप बस नेटवर्क से जुड़ के उस डेटा को एक्सेस कर पाते हैं. ओके now the next question is, consider the following statement regarding the types of computer memory. Cache memory is faster than RAM but slower than register. Virtual memory is a part of hard disk used to extend RAM. Then lastly, flash memory is a type of volatile memory and you will have to tell which of the following statement is or are correct. So the first statement कि cache memory faster है RAM से, however slow है register से. तो जब हमने hierarchy पढ़ी थी हमने ये point cover कर लिया था कि सबसे ऊपर register आता है जो fastest है, उसके बाद कैश आता है, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी आती है. इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है जो हमने कवर भी कर लिया है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सेकंड क्वेश्चन, वर्चुअल मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क यूज्ड टू एक्सटेंड रैम, दैट इज आल्सो करेक्ट. जब हमारी रैम कंप्यूटर में खत्म हो जाए तो क्या होता है, जो हमारी हार्ड डिस्क होती है इसका सर्टेन पार्ट हमारा कंप्यूटर यूज करने लग जाता है एज अ रैम, उसमें आप चीजें स्टोर नहीं कर सकते, वो रैम की तरह यूज होना शुरू कर देता है, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी. तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इट्स डिफरेंट देन द क्लाउड स्टोरेज. ओके लास्ट, फ्लैश मेमोरी इज अ टाइप ऑफ वोलेटाइल मेमोरी. देखो जब हम फ्लैश मेमोरी की बात करते हैं तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, इसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करते हैं एंड ये किस लिए होता है, ये नॉन वोलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी के लिए यूज होता है. ओके तो जो ऑप्शन 3 है हमारा, स्टेटमेंट 3 है, दैट इज इनकरेक्ट. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 1 एंड 2. आपकी जो कैश मेमोरी वाला पॉइंट है एंड वर्चुअल मेमोरी वाला पॉइंट है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है.
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये हमने एक बार कवर कर लिया है, धीरे धीरे आपको इससे रिलेटेड चीजें भी समझ में आती रहेंगी। यहाँ पे मेरा पर्पस है कि आपको थोड़ा सा फ्लैश मेमोरी एंड वर्चुअल मेमोरी के बारे में बताया जा सके, विच इज कवर्ड थ्रू दिस। ओके, कैश मेमोरी वाला पॉइंट ऑलरेडी कवर्ड है आपका। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रोम। ROM is a volatile memory. ROM retains data even when the power is switched off. BIOS of a computer is stored in ROM. So here you might not know right now which statement is correct or incorrect. अगर हम एक बार different type of ROM को discuss कर लेंगे तो ये आपको बहुत ही अच्छे से आ जाएगा. Right now you need to understand that only second and third statement are correct. ओके अब डिस्कस कर लेते हैं हम थोड़ा सा रैम एंड रोम के बारे में। सो जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है दैट इज द मेन मेमोरी। ओके, सीपीयू में जब भी कोई काम हो रहा होता है तो डायरेक्टली सीपीयू जिस डेटा को स्टोर करके रखता है या जिसको एक्सेस करता है वो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। ये डिवाइडेड है टू पार्ट में, रैम में एंड रोम में। अब हम जब बात करते हैं रैम की तो आपने ये समझना है दिस इज अ टाइप ऑफ वोलेटाइल मेमोरी, एंड इसमें भी जो आपका डी रैम होता है बेसिकली, क्योंकि एस रैम तो ऑलरेडी आपका वो बन चुका है कैश मेमोरी, तो जो डी रैम होता है हम उससे डील करते हैं, दैट इज वोलेटाइल। इसका मतलब है अगर रिफ्रेशिंग बंद हो जाए, पावर कट हो जाए, तो आपका डेटा जो है वो लॉस हो जाता है। ओके, वहीं पे दूसरी तरफ वी हैव रोम और रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे क्या है, डेटा नॉन वोलेटाइल है, दैट मीन्स अगर लाइट चली भी जाए तो आपका जो डेटा है वो सही मतलब सेव्ड रहेगा, उसको वो डिलीट या गायब नहीं होगा। पर्पस क्या होता है, रैम की जब हम बात करते हैं तो जिस टाइम पे एक्टिवली काम हो रहा है तो उस काम से डील करना। रोम का पर्पस क्या है, जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, आपके फर्मवेयर जो होते हैं वो लोड होते हैं। ठीक है, जिसमें आप अभी हमने पढ़ लिया एक बायोस का, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, जैसे आप उठते हैं सुबह सुबह तो आपका अगर कहीं पे दर्द हो रहा तो आप देखते हैं यार यहाँ क्या हो गया, या अगर आप ठीक भी हैं, हाँ आज ठीक लग रहा है, इस तरीके से आप उठते हैं, यू चेक योर होल बॉडी, या आप नहीं करते तो योर ब्रेन चेक योर होल बॉडी। इसी तरीके से जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, हमारा कंप्यूटर क्या करता है, पहले पोस्ट रन करता है, अपने आप पे सेल्फ टेस्ट करता है, अपने आप पे खुद पे टेस्ट करता है। ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिससे उसे पता चलता है कि अरे यार मेरा सारा सिस्टम सही काम कर रहा है कि नहीं। एक बार सारा सिस्टम सही रन कर रहा है, उसके बाद क्या करता है, वो फर्मवेयर को अपलोड करता है और फर्मवेयर को रन करता है। फर्मवेयर में बेसिकली क्या होता है, आपके इनपुट आउटपुट, आपकी बाकी चीज़ों को देखा जाता है कि अरे हार्डवेयर अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, अच्छा ये चीज़ अच्छे से काम कर रही कि नहीं, मेरी मेमोरी सही है कि नहीं, रैम रोम ठीक जगह पे है कि नहीं है, ये सब चीज़ें काम की जाती हैं। एंड उसके बाद फर्मवेयर क्या करता है, बूट प्रोग्राम को ऑन करता है। ठीक है, मतलब आपके विंडो का जो प्रोग्राम है या विंडो का जो कोर है जो रिस्पॉन्सिबल है कंप्यूटर के सीपीयू के ऑन होने के लिए, उसको लोड करता है। एंड इस तरीके से आपका कंप्यूटर जो है वो ऑन होता है बेसिकली। ओके, देन अगर हम बात करें रीड राइट कैपेसिटी की, तो रैम में बेसिकली आप रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। दैट मीन्स जो ऑलरेडी चीज़ें स्टोर्ड हैं आप उनको पढ़ भी सकते हो, एंड जो चीज़ें आपने ऐड करनी है उनको ऐड भी कर सकते हो। रोम प्राइमरीली जो मेन रोम आपकी होती है वो क्या होती है, वो रीड ओनली होती है। इसमें कुछ फॉर्म मॉडिफाई हो जाती है, हाउएवर इसका जो मेन पर्पज है वो यही है कि आप इसको डिफरेंट ना कर सके। आप ये ना कर सके ठीक है कि यार लैपटॉप ले आया उसमें पावर बटन दिया हुआ नहीं, बट मैं चाहता हूँ कि जब मैं कंट्रोल एस दबाऊं तभी मेरा कंप्यूटर ऑन हो। ठीक है, अगर ये आपने करना है तो उसके लिए आपको जो छेड़छाड़ करनी पड़ेगी वो रोम के साथ करनी पड़ेगी। देन स्पीड की बात करें तो रैम जो होती है फास्टेस्ट मेमोरी है, कंपेयर करें अगर दोनों रैम रोम में, और इसको इसमें डेटा को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। रोम भी फास्ट है, हाउएवर ये रैम के मुकाबले स्लोअर है। ओके, देन कैपेसिटी की बात करें तो रैम हमारी यूजुअली ज़्यादा होती है कैपेसिटी में कंपेयर टू रोम। रोम में क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं है प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए, बायोस वगैरह हमारे बहुत कम डेटा में आ जाते हैं तो उतनी ही इसकी स्टोरेज होती है। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जब सीपीयू एक्टिवली काम करता है तो रैम यूज़ होती है, जब हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर तो रोम यूज़ होती है। ओके, एंड मॉडिफिकेशन, डेटा को हम कॉन्स्टेंटली मॉडिफाई कर सकते हैं रैम में, हम डेटा को कॉन्स्टेंटली मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं रोम में। ओके, इनके बारे में फर्दर आपको समझ में आएगा जब हम इनके टाइप्स वगैरह डिस्कस करेंगे। नाउ consider the following statement: the ALU perform arithmetic and logical operation, the control unit directs operation of the processor, SRAM requires constant refreshing to maintain the data stored in it। अब आपको ये पता होगा कि ALU एंड कंट्रोल यूनिट हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं, एंड दैट इज व्हाई आई हैव एडेड दिस।
ठीक है। तो जब हम बात करें एएलयू की, क्या ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करता है? ऑफ कोर्स, इसीलिए इसका नाम क्या है? एएलयू है। कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट्स ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसर, या कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट करती है, डायरेक्शन देती है प्रोसेसर को कि क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। क्या ये करेक्ट है? No, it is not. Then SRAM require, okay, it is, but SRAM requires constant refreshing to maintain the data stored in it. No. SRAM को क्या चाहिए होता है? ये स्टैटिक रैम है। स्टैटिक रैम मीन्स ये बेसिकली काम करती है आपकी उसके साथ, सीपीयू के साथ स्टोरेज क्रिएट करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे आपने देखना होगा ऑप्शन बी हमारा, द कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट द ऑपरेशन, जो हमारे स्टेटमेंट 1 एंड 2 है ओनली, ये करेक्ट है। जो हमारी ऑपरेशन स्टेटमेंट 3 है ये इनकरेक्ट है। ठीक है, सीपीयू कंट्रोल यूनिट सब कंट्रोल करती है, तो ये डायरेक्ट करती है प्रोसेसर को काम करने के लिए, तो सेकंड करेक्ट है। एएलयू जो हमारी है ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है, करेक्ट है। बट एसरैम हमारी कांस्टेंट रिफ्रेशमेंट नहीं मांगती है। कौन मांगता है? डी रैम। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। डी रैम की जब बात करें, दैट इज डायनामिक रैम। ओके, तो डायनामिक रैम की, रैम जो है हमारी कंप्यूटिंग के लिए यूज होती है, एंड यहाँ पे हमने कांस्टेंट रिफ्रेशिंग करनी पड़ती है। दैट मीन्स इसको कांस्टेंट पावर सप्लाई चाहिए फॉर रनिंग द ऑपरेशंस। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव स्टैटिक रैम, एस रैम। एस रैम बेसिकली क्या है? ये डेटा को स्टैटिक फॉर्म में स्टोर करती है। दैट मीन्स इसमें बार बार रिफ्रेशमेंट आपने नहीं करना, इसको रिफ्रेश नहीं करना। ठीक है, एंड ये काम करती है कैश की तरह। लास्टली सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, इसकी बात करें तो इट्स अ टाइप ऑफ डी रैम। ये डी रैम ही है, बट इसकी क्लॉक स्पीड क्या है? इवन हायर होती है। ओके, तो ये बेसिकली आपकी 3 टाइप की रैम होगी। मूविंग ऑन, विद रेफरेंस टू कंप्यूटर स्टोरेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो इसमें बात कर रहे हैं हम रोम की, रैम की हम बात कर चुके हैं, अब रोम की बात करेंगे। पी रोम कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस। ई प्रोम कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेज और रीप्रोग्राम। ई प्रोम कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेज और रीप्रोग्राम। तो अब देखिए, फर्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बट ई प्रोम और ई प्रोम इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिकली इरेज होता है? अगर आपको ये कैरेक्टरिस्टिक पता है तभी आप इसको आंसर कर पाओगे। तो इस स्टेटमेंट को अगर आपने जानना है या इसके बारे में आपसे पूछना चाहते हैं कि ओके करेक्ट कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन बी, दैट इज 1 एंड 3 ओनली आर द करेक्ट आंसर। ओके, जो आपका ऑप्शन 2 है दैट इज इनकरेक्ट। ई प्रोम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे यूवी लाइट चाहिए होती है। तो ठीक है, तो बेसिकली हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आता है? एम रोम आता है। दिस इज द मेन टाइप ऑफ रोम। इसको आप रिफ्रेश नहीं कर सकते हो, इसको किसी भी तरीके से आप रिप्रोग्राम नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये जैसा आया हुआ था मैन्युफैक्चरर से बन के, आपको वैसे ही यूज करना पड़ेगा। देन हमारे पास आता है प्रोम, प्रोग्रामेबल रोम। प्रोग्रामेबल रोम, रोम मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। इसको बेसिकली आप एक बार प्रोग्राम कर सकते हो। ठीक है, एक बार याद रखा, आपने प्रोग्राम कर लिया, प्रोग्राम इसमें बर्न हो जाता है, उसके बाद फर्दर मॉडिफिकेशंस आर नॉट पॉसिबल। देन आपका आता है ई प्रोम। ठीक है, ई प्रोम बेसिकली आपका क्या करता है? इसको आप रिफ्रेश कर सकते हो, इसमें आप प्रोग्राम को डिलीट करके रीप्रोग्राम कर सकते हो। हावेवर उसके लिए आपको यूवी लाइट्स की जरूरत पड़ेगी। अगर यूवी लाइट्स नहीं है तो आप इसको नहीं कर पाओगे रीप्रोग्राम। ठीक है, इसको क्या कर सकते हो आप? अगेन एंड अगेन रीप्रोग्राम कर सकते हो अप टू अ सर्टेन लिमिट। देन आपका है ई प्रोम। देखो, अब यूवी लाइट के थ्रू काम करना बहुत पॉसिबल सबके लिए नहीं है, तो उसका इजियर फॉर्म रीप्रोग्रामिंग के लिए आ जाता है आपका ई प्रोम, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है टू रीप्रोग्राम। तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ई प्रोम को आप डिलीट करते हो इसमें स्टोर डेटा को, एंड नया डेटा इसमें लिख सकते हो और प्रोग्राम कर सकते हो। ओके, तो दीज आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ रोम दैट वी नीड टू डिस्कस। मूविंग ऑन, एक इजी ब्रीदर क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो दिस यू विल हैव टू टेल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस हैज द हाईएस्ट डेटा ट्रांसफर स्पीड। तो देखो, ऑल्दो यहाँ पे बोला जा रहा है डेटा ट्रांसफर स्पीड, बट बेसिकली हम क्या पूछ रहे हैं अगेन, कि उस मतलब वहां पे डील करना या किस स्पीड से उसमें डील करना इजी या मुश्किल होगा। डिफरेंस क्या है यहाँ पे? अब मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी स्टोरेज नहीं दी है, मैंने आपको कैश नहीं दिया है, मैंने आपको रजिस्टर ऑप्शन में नहीं दिया है, मैंने रादर क्या किया है, आपके सारी सेकेंडरी डिवाइसेस दे रखी है। तो यू विल हैव टू टेल एचडीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, सॉलिड स्टेट डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप। इन 4 में से आपकी कौन सी जो है हाईएस्ट डेटा ट्रांसफर स्पीड के साथ आती है? तो यू शुड नो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, क्योंकि इसमें कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं है, इसलिए क्या होती है, हाईएस्ट इनका डेटा ट्रांसफर होता है। आपने देखा भी होगा कि जिन कंप्यूटर में एचडीडी होता है उनसे बोलते हैं कि अगर आप कंप्यूटर को और फास्ट बनाना चाहते हैं तो इसको रिप्लेस कर लो विद द हेल्प ऑफ एसएसडी।
ओके तो अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ इनको तो पढ़ेंगे ही, बट उससे पहले वी हैव अ क्वेश्चन दैट वी नीड टू सी. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इन द मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम. सेकेंडरी मेमोरी का रोल क्या है या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये आपको डायरेक्टली बताने हैं. सेकेंडरी मेमोरी ऑल्दो नॉन वोलेटाइल इज फास्टर देन RAM and provide direct access. Secondary memory, non-volatile storage medium used primarily for permanent data storage, offering large storage capacity than primary memory but significantly slower. Secondary memory like RAM store data temporarily, active process facilitating the direct interface between the CPU and the storage device. Option D. Secondary memory is used exclusively for booting purpose and does not support the storage program files or user data during the regular system operation. तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो आपकी secondary memory है वो आपकी non volatile नहीं है. सॉरी ऑल्दो नॉन वोलेटाइल, सॉरी ये नॉन वोलेटाइल है बट ये इतनी फास्ट नहीं है, प्राइमरी मेमोरी से फास्ट नहीं है. इट्स अ टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी बट इट इज़ नॉट फास्ट. इट्स अ टाइप ऑफ परमानेंट मेमोरी बट इट इज़ वेरी स्लो. ठीक है, अगर सेकंड ऑप्शन में आए, अभी के लिए सब कुछ इसमें सही लग रहा है, आप एक और बार इसको पढ़ सकते हैं. थर्ड ऑप्शन में आए, इसमें क्या गलती है. सेकेंडरी मेमोरी इज लाइक अ रैम. रैम इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी नॉट द सेकेंडरी मेमोरी. तो इतने स्टेटमेंट में ही आपको पता है दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसको आप यहीं पे रिजेक्ट कर दोगे. लास्ट पॉइंट है, secondary memory is used exclusively for booting purpose. that is absolutely incorrect. booting purpose तो आपका कंप्यूटर ओपन करने की प्रोसेस होता है जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं. अगर वो सेकेंडरी मेमोरी में आ गया जो कि आपकी स्लोएस्ट टाइप की मेमोरी है, आपका आधा घंटा 1 घंटा तो कंप्यूटर के सिर्फ ओपन होने में लग जाएगा, क्योंकि पहले सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी में चीज़ें आएंगी, फिर प्राइमरी से आपका सीपीयू दिखेगा, तो इतने में तो बहुत टाइम लग जाएगा. ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाता है प्रोग्राम. हाउएवर वो एक्सक्लूसिवली उसके लिए नहीं है, सेकेंडरी मेमोरी मेन है फाइल्स को सेव करने के लिए, परमानेंट सेव करने के लिए, जिनको आप फ्यूचर में एक्सेस करो. सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. ओके, ऑप्शन बी जो है आपका, उसमें सब चीजें सही हैं. नाउ अगेन अगर हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी की, ये आपका 3 टाइप का होता है. यहाँ पे आप देख सकते हो मैग्नेटिक मेमोरी है, ऑप्टिकल मेमोरी है एंड द सॉलिड स्टेट स्टोरेज है. अगर हम मैग्नेटिक मेमोरी की बात करें, ये मैग्नेटिक कंपोनेंट को यूज करती है. ओके ये क्या यूज करती है, मैग्नेटिक कंपोनेंट. डिफरेंट टाइप के मैग्नेटिक कंपोनेंट को जैसे फ्लॉपी डिस्क में, आपकी जिप डिस्क में, मैग्नेटिक टेप में, इन चीज़ों में यूज किया जाता है. जो इनमें आपका थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपका क्या है, वो आपका बेसिकली पड़ता है, यहाँ हमने पढ़ा था, दैट इज HDD हार्ड डिस्क. ओके दिस इज इट ऑल्सो यूजेस द मैग्नेटिक पार्ट. वो आपका थोड़ा सा एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जस्ट आप नाम पढ़ लीजिए वो काफ़ी है. देन ऑप्टिकल में आप क्या करते हैं, लाइट की वेवलेंथ यूज करते हैं. इट इज डिफरेंट फॉर CD, DVD एंड ब्लू रे, इसको भी हम कवर करेंगे. देन लास्टली सॉलिड स्टोरेज है. सॉलिड स्टोरेज में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होगा. ओके इसमें सेमीकंडक्टर यूज होता है टू स्टोर डेटा. देखो ऑप्टिकल मेमोरी में क्या है, इसमें भी चीज़ें घूम रही है. कभी आपने देखा होगा आप CD या ब्लू रे डालते हैं तो वो चीज़ें घूमती रहती हैं, रोटेट होती हैं, एंड इसकी वजह से वो डेटा को आप एक्सेस कर पाते हैं. मैग्नेटिक मेमोरी में सेम चीज़ है. जब भी आपके पास HDD होता है, आप देखोगे वो घूमते रहते हैं. अब पुराने ज़माने के टेप कैसेट आपने देखे होंगे जिनमें कॉइल होती है मैग्नेटिक टेप, तो वो भी घूमती रहती है, यहाँ से घूम के यहाँ पे स्टोर होती है, फिर यहाँ से घूम के यहाँ पे स्टोर होती है. ओके तो इनमें इन दोनों में मूविंग पार्ट होते हैं, सॉलिड स्टेट में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है. All right. Now, which of the following is the key technological advantage of the Blu-ray disc over the traditional DVD in terms of storage efficiency, wavelength modulation, capacity, and compression? So let's see the answer here. The correct answer will be option A. अब आंसर ए करेक्ट क्यों है और इनमें क्या क्या डिफरेंस है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्क में, इसको हम कवर करेंगे. तो वी हैव CD, DVD एंड ब्लू रे, 3 टाइप ऑफ ऑप्टिकल मेमोरीज. ओके CD की हम बात करें तो इसका काम क्या होता है, बेसिकली डेटा को डिजिटली स्टोर करना. लेकिन यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, ये आपने याद रखना है. यहाँ पे हमारा यूज़ होता है इंफ्रारेड लेज़र, जिसकी रेंज क्या है 780 नैनोमीटर. नेक्स्ट है हमारा DVD, डिजिटल वीडियो डिस्क. ओके ये इसका क्या है, स्टोरेज बेटर होता है विद कंपैरिजन टू CD. यहाँ पे जो सिंगल लेयर यूज करते हैं हम, ये दैट मीन्स आपके DVD में एक ही साइड पे चीज़ें स्टोर होंगी तो कैपेसिटी होती है 4.7, और अगर दोनों साइड यूज हो सकती है तो 8.5. इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि यहाँ आपका यूज होता है रेड लेजर. DVD के केस में वी यूज रेड लेजर. देन वी हैव ब्लू रे डिस्क. ब्लू रे डिस्क क्या होता है, ये एडवांसमेंट है. यहाँ पे अगर आप देखोगे इसमें बेसिकली जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो वेवलेंथ का ही है. अब हम क्या कर रहे हैं, इवन स्मॉलर वेवलेंथ को यूज कर रहे हैं. ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है, हम यूज करते हैं
ब्लू वायलेट लेजर, ऑलराइट, जिसकी कैपेसिटी क्या है या जिसकी वेवलेंथ कितनी है, 405 नैनोमीटर। ओके, यहाँ पे अगेन अगर आप सिंगल डिस्क यूज कर रहे हैं तो 25 GB यूज आपको मिलती है स्टोरेज, एंड अगर आप डुअल लेयर वाली डिस्क को यूज करते हैं तो आपको मिलता है 50 GB स्टोरेज। ये सभी चीजें आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, इसका PDF आपको आराम से टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसमें हम क्लाउड स्टोरेज को कवर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज इन विच डेटा इज स्टोर्ड इन रिमोट सर्वर एंड एक्सेस थ्रू द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इट इन द लोकल डिवाइस। दैट मीन जो आपका डेटा है वो कहीं दूर सर्वर पे स्टोर हो रहा है, आपके पास फिजिकल फॉर्म, ऐसे पेन ड्राइव नहीं है कि फिजिकल फॉर्म में, या फिर आपके पास ऐसे डिस्क नहीं है जिसमें आपको पता है कि हाँ मेरा डेटा यहाँ स्टोर हो रहा है। तो इस तरह के मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है सर्वर स्टोरेज, हाइब्रिड स्टोरेज, पब्लिक स्टोरेज या फिर क्लाउड स्टोरेज। अब इनमें सर्वर स्टोरेज जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, एंड जो हाइब्रिड एंड पब्लिक स्टोरेज है दे आर द टाइप ऑफ क्लाउड स्टोरेज। तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर विल बी क्लाउड स्टोरेज। अब इसके बारे में थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखो क्लाउड स्टोरेज अगेन व्हाट इट इज, डेफिनेशन से आपको पता है, जहाँ पे चीजें दूर सर्वर पे, रिमोट सर्वर पे स्टोर होंगी, दे विल नॉट बी प्रेजेंट विद यू इन अ फिजिकल फॉर्म। ओके, एंड जो आपके क्लाउड स्टोरेज है वो 3 तरह से डिवाइड होते हैं, या इनके 3 डिप्लॉयमेंट मॉडल हैं, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड द हाइब्रिड क्लाउड। जब हम पब्लिक क्लाउड की बात करते हैं, हियर बेसिकली व्हाट हैपेंस, ये ओपन है जनता के लिए, इसको कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है, ये पब्लिक के लिए ओपन है, इट इज प्रोवाइडेड बाय थर्ड पार्टी। एग्जांपल आप गूगल ड्राइव का देखो, जिसमें आप अकाउंट बनाओ गूगल में, आपको 15 GB तक का स्टोरेज फ्री मिलता है, दैट इज पब्लिक स्टोरेज। नेक्स्ट वी हैव इज प्राइवेट स्टोरेज। प्राइवेट स्टोरेज जहां पे कंपनीज एक एक्सक्लूसिव स्टोरेज को खरीदती हैं, उसको सिर्फ वही यूज कर सकती हैं, कंपनी का बड़ा डेटा है उसी को रख सकती हैं, वही करेंगे, ठीक है, इसमें आप और मैं एक्सेस नहीं कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कैसे किया जाता है, आईडी पासवर्ड से, जिसके पास आईडी पासवर्ड होगा वही स्टोरेज को खोल पाएगा, तो दैट इज द प्राइवेट स्टोरेज। ओके, या प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज। देन वी हैव हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज। हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज में क्या होता है, मिक्स ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, देखो आप डेटा को एक्सेस कर पाओगे, देख पाओगे, सब कर पाओगे, हाउएवर डेटा का सर्टेन पार्ट है उसको सिर्फ वही लोग ऑथराइज कर पाएंगे जिनके पास आईडी और पासवर्ड होगा। जैसे कि आप गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाते हो, आप वहाँ पे जाके जितनी चीज़ें पढ़ना चाहते हो, देखना चाहते हो, वो सब आप देख लोगे कि ठीक है, अच्छा गवर्नमेंट ने ये डेटा रिलीज किया, ये किया, वो किया। बट लेट से आपको नया अकाउंट बनाना है, या आपको किसी की जो इन्फॉर्मेशन है वो अप्रूव करनी है, तो उसके लिए वो आपसे लॉग इन मांगता है। तो कुछ जो साइट है, साइट का जैसे 50% है वो सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है, आप अपना नया अकाउंट बना सकते हैं, उस पर आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। हाउएवर कोई भी मॉडिफिकेशन अप्रूवल, उसके लिए आप लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगा जाता है, सो दैट इज द हाइब्रिड टाइप। सर्टेन परसेंटेज पब्लिक के लिए है और बाकी का बचा हुआ परसेंटेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओके, तो with this we have covered this important chapter of memory organization. Okay, so thank you so much students. Now if you have any query or if you want to ask anything, so here is on details, you can contact us. Now students, if you are preparing for this examination and you are looking for some quality courses that will help you to prepare very well for this, and since आपको ये नहीं चाहिए कि आपको दुनिया भर की चीज़ें मिल जाए, you want a course that is very exam focused, तो उसके लिए EduTap have this amazing course। एंड उस कोर्स में जाने के लिए बेसिकली देखो, आप किसी पे भी आंखें बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हो, तो EduTap के कोर्स की डिटेल तो आपको मिलेंगी। हाउएवर आई वुड स्पेशली रिक्वेस्ट टू गो फॉर दिस 2-day डेमो यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी कोर्स। ओके, यहाँ पे बेसिकली क्या है, आपको जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जितने भी सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं एपीएफसी एंड ईओएओ एग्जामिनेशन, उन सभी की आपको डेमो क्लासेस मिल जाती है। जैसे आप क्वांट में देखोगे आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिल जाती हैं एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल जाते हैं, ऐसे ही वेरियस सब्जेक्ट के लिए आपको वेरियस ऑफरिंग मिल जाती है। एंड नाउ टू एक्सेस दिस कोर्स, अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हो या फिर आप इस कोर्स को देखना चाहते हो, क्योंकि इसकी जो आपकी वैलिडिटी है वो सिर्फ 2 दिन की है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाओगे आपको लिंक मिल जाएगा, ये सभी डिटेल्स आपने भरनी है एंड आपको 1 रुपये की नॉमिनल सी फीस पे करनी है। ओके, हालांकि इसकी फीस 1 रुपये है, बट दिस इज वेरी 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 वैल्यूएबल, ठीक है। तो अगर आप नहीं भी, मतलब अगर आपको नहीं है कि ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरी में ये देख रही हूँ कि मैम हम अभी से प्रिपेयर क्यों करें, देखो सिंपल रीज़न ये है कि नोटिफिकेशन तक का आप वेट नहीं कर सकते हो, उसके बाद आपके पास बहुत ही कम टाइम बचेगा। लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स ने मिस्टेक की थी कि उन्होंने ना पहले तो यही चीज़ें बोली कि नहीं पता नहीं कब आएगा, मैं क्या करूँ, मैं ये कर लेता हूँ, एंड सडनली एग्ज़ाम आ गया।
तो इन एग्जाम्स के लिए देखो, मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगी कि आप इसको प्राइमरी गोल बना के चलो कि मुझे बस करना ही करना है, नहीं तो मैं खाऊंगा भी नहीं, पानी भी नहीं पीऊंगा, मैं कुछ एग्जाम नहीं दूंगा। अगर आप किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेट्स से आरबीआई के लिए, नबार्ड के लिए, तो वो भी आप कीजिए। हावेवर इसमें कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट जो इजी कंपोनेंट है, जैसे कंप्यूटर का कंपोनेंट है, उनको तो आप कवर कर ही लीजिए। ओके, सो आपको कोशिश करनी है कि आप इस डेमो कोर्स को लें एंड विद इन 2 डेज एटलीस्ट जो यहाँ आपको चीज़ें अप्रॉक्स ऑलमोस्ट फ्री में ही आपको ऑफर हो रही है, तो उनको के आप गो थ्रू करें ताकि आपका कुछ कुछ पार्ट तो हो जाए। ओके, सो स्टूडेंट, दिस विद दिस लेट्स क्लोज टुडेज क्लास। अगर आपको कोई भी डाउट अभी है तो कोशिश कीजिए कि विद इन नेक्स्ट 24 आवर और 48 आवर्स आप अपनी क्वेरीज को चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।